जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो डिक्टो क्वेश्चन साथियों आपको देखने को मिलेंगे आपकी एसएससी एमटीएस की परीक्षा में। मेरा मानना है कि आपका सपना होगा एसएससी एमटीएस 2026 की परीक्षा को क्रैक करना, जो आपकी परीक्षाएं साथियों 4 फरवरी से आरंभ है। मैं कहूंगा इतना आपको पढ़ा दूंगा कि कम से कम ये एसएससी एमटीएस की परीक्षा में आपका अंतिम लिस्ट में साथियों एक नाम आ जाए। तो अगर आप चाहते हैं फाइनल लिस्ट में साथियों आपका भी नाम हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। जो आज की इस वीडियो को साथियों मैं आपको करवा रहा हूं, इस वीडियो के हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर कर दूंगा, देखिएगा आप। तो इस सीरीज को शुरू किया है मैंने, पहला मॉडल पेपर है ये, और आज की इस वीडियो की बात करें तो 25 सवाल जीके जीएस के सबसे पहले होंगे, करंट अफेयर भी सवाल वही होंगे। इंग्लिश की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद रीजनिंग के बेस्ट कॉन्सेप्ट मैंने लिए हैं और मैथ्स के साथियों बेस्ट कॉन्सेप्ट मैंने लिए हैं। चलिए तो क्लास का आगाज करते हैं और कोशिश करिएगा कि 25 में से एक अच्छा स्कोर साथियों आपका होना चाहिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए सत्यमेव जयते साथियों, ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो सिंह है, घोड़ा है, बाघ है या हाथी है? मैं कहूंगा हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि बनारस की अगर बात करें साथियों तो ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित साथियों बनारस शहर, आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि माउंट एवरेस्ट साथियों कहां पर स्थित है? भारत में, नेपाल में, चीन में या भूटान में? तो माउंट एवरेस्ट तो साथियों नेपाल में स्थित है, नेपाल आपके सवाल का जवाब होगा। कह रहे कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? पहला सवाल आप लोग याद रखेंगे कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। किसके शहीद होने की याद में मनाया जाता है? मैं कहूंगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह जी की शहीद होने की याद में साथियों शहीद दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों और आपके एग्जाम में इस बार आएगा। अगला सवाल देखिए, कहने कि मुद्रा राक्षस के साथियों रचयिता कौन है? तो मैं कह सकता हूं विशाख दत्त की अगर बात करें तो ये मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं। अगला देखिए, अढ़ाई दिन का झोपड़ा साथियों क्या है? तो अढ़ाई दिन के झोपड़े की अगर बात करें तो ये एक मस्जिद है, मस्जिद ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कहने कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो अष्ट दिग्गज है ये किसको कहा जाता था? अष्ट दिग्गज क्या 8 मंत्रियों की परिषद को कहा जाता था? नहीं। विजयनगर साम्राज्य के 8 वीरों को कहा जाता था? नहीं। तेलुगु भाषा के 8 महान विद्वान कवियों को कहा जाता था? मैं कहूंगा बिल्कुल सही। आपको पता चल गया अष्ट दिग्गज किसे कहा जाता था? जो 8 कवि थे, है ना, विद्वान कवि थे जो कि तेलुगु भाषा के कवि थे, उनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहां और मद्रास में शुरू किया गया? तो मैं कहूंगा रैयतवाड़ी व्यवस्था को बंबई में और साथियों मद्रास में शुरू किया गया था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो किन की बात करें? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, वीर सावरकर और वसुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस या सूरसेन और उधम सिंह? मैं कहूंगा काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा दी गई थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं है? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन संबंधित नहीं है? देखिए रामप्रसाद बिस्मिल संबंधित हैं, राजेंद्र लाहिड़ी भी संबंधित हैं, अशफाक उल्लाह खां भी संबंधित हैं, लेकिन सूरसेन संबंधित नहीं है काकोरी षड्यंत्र केस से, इसलिए आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी किस नदी में मिलती है? तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी जो है साथियों ये अलकनंदा नदी से मिलती है। सही जवाब अगर आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां इसमें से कौन सी हैं मुझे बताइए? तो व्यास चिनाब, व्यास रावी, चिनाब रावी सतलुज, व्यास चिनाब रावी सतलुज और यमुना। मैं कहूंगा सबसे सटीक ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी व्यास भी है, चिनाब भी है, रावी भी है, सतलज भी है और साथियों यमुना भी है। उसके बाद देखिए सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, देखिए पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौर मंडल का? एक बार मुझे कमेंट में आप लोग लिखकर बता दीजिए। उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात करें तो साथियों शनि ग्रह है, शनि आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए
यानी कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो मैं कहूंगा शुक्र ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। कौन लोग साथियों? यूरोपवासी लोग। उसके बाद देखिए कह रहे कि पेम्बा द्वीप की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए जानी जाती है? तो पेम्बा द्वीप की अगर बात करें तो ये लौंग की खेती के लिए जाना जाता है द्वीप। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए विश्व में हरित क्रांति के साथियों जनक कौन है? फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी एमटीएस 2026 की परीक्षा अगर आप सीरियसली वाकई में क्रैक करना चाहते हैं तो जितनी चीजें आपको दूं, जितना कंटेंट आपको दूं, उतना पढ़कर जाइएगा, आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को ही विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक करवा दूंगा, लेकिन मेहनत से पढ़ाई भी करवाऊंगा। जितनी मेहनत मैं आपसे करवाऊंगा उतनी मेहनत आपको करना पड़ेगी साथियों। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं यानी कि अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो अब अनुच्छेद साथियों लगभग 470 से ज्यादा हो चुके हैं। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो जो नवी अनुसूची जोड़ी गई थी ये पहले संविधान संशोधन के द्वारा साथियों जोड़ी गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। उसके बाद देखिए भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों जो 101वां संविधान संशोधन था इसके अंतर्गत ही जीएसटी लगाई गई थी, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। यह बात आपको ध्यान रखना है। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है या साथियों विनिर्माण से संबंधित है या सूचना प्रौद्योगिकी से या परिवहन से? मैं कहूंगा अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। उसके बाद देखिए दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर आप अलग कर सकते हैं, या जोर से पीट कर आप उन दोनों गिलास को अलग कर सकते हैं, या अंदरूनी गिलास में पानी डालकर अलग कर सकते हैं, या गिलासों को शीतल जल में डालकर आप अलग कर सकते हैं। मैं कहूंगा ये कोई भी सही तरीका नहीं है। बाहरी गिलास को अगर आप गर्म पानी में डाल देते हैं तो साथियों उनको आसानी से अलग किया जा सकता है। उसके बाद देखिए इनमें से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो मैं कह सकता हूं सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम जो कि तत्व है इसको मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। अगला देखिए इनमें से कौन सी धातु में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो स्वतंत्र अवस्था में मैं कहूंगा साथियों सोना जो है ना ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सही जवाब साथियों अगर आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आपका जो एग्जाम स्टार्ट है साथियों एसएससी एमटीएस का 4 फरवरी से जो आपका पेपर है उस पेपर को अगर आप वाकई में 100% साथियों क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ पीडीएफ लेकर आया हूं। मेरा मानना है कि अगर आप इन पीडीएफ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, इन पीडीएफ को देख लेंगे तो आपका ये पेपर साथियों क्रैक हो जाएगा। इस पीडीएफ में आपको क्या दिया जाएगा? पहली पीडीएफ में आपको दी जाएगी एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन के साथ, क्योंकि साथियों आपकी शिफ्ट में लगभग 50% क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ये पिछली शिफ्टों के डिक्टो क्वेश्चन उठा के साथियों ले लिए जाएंगे आपकी शिफ्ट में। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों 20 से 30% आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो एसएससी एमटीएस के जो मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं साथियों, जो मॉडल पेपर हैं साथियों उनसे आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के साथियों लगभग 70% आपको पेपर देखने को मिलेगा इस पीडीएफ के माध्यम से। और एक तीसरी पीडीएफ आपको दी जाएगी जिसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथियों क्वेश्चन होंगे, क्योंकि कुछ नहीं करंट अफेयर के भी साथियों 7 से 8 सवाल आना निश्चित तौर पर तय है, ठीक है ना। तो ये से एसएससी एमटीएस की जो पीडीएफ है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ का, उस लिंक के माध्यम से जाकर आप इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ साथियों आपको वहीं पर भेज दी जाएंगी। तो ये साथियों कितने क्वेश्चन हो गए? 25 क्वेश्चन साथियों हो गए, ठीक है ना। अब हम लोग साथियों इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखेंगे। और देखिए आपके सिलेक्शन पूरी तरीके से जीके और साथियों इंग्लिश पर डिपेंड है, इसलिए मैं आपको हर क्लास में सबसे पहले जीके और इंग्लिश कराता हूं। तो आप लोग इन जीके और इंग्लिश के सवालों को बहुत ध्यानपूर्वक करा करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता साथियों इससे बाहर आपका पेपर जा सकता है। बस आपको पूरे भरोसे के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ साथियों इन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को देखना है। धीरे धीरे आपको इतनी बुलंदी पर पहुंचा दूंगा जिस बुलंदी पर जाने के बाद ही साथियों सिलेक्शन होता है। चलिए तो इंग्लिश की सवाल की अगर बात करें, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि एराउज वर्ड का साथियों एंटोनिम क्या होगा। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, जैसे कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर,
काले का गोरा, है ना, दाएं का बाएं, इसको एंटोनिम कहते हैं। और सिनोनिम आ जाए तो सेम मीनिंग उसका पूछा जाता है ना। चलिए, तो एराउस सबसे पहले अगर बात करें, एराउस का मतलब क्या होता है? एराउस का मतलब होता है साथियों उकसाना। तो उकसाना एराउस का मतलब होता है। इसका उल्टा क्या हो सकता है साथियों? इसका उल्टा अलर्ट होगा। अलर्ट मतलब होता है चेतावनी देना, तो ये तो नहीं होगा। थ्रिल मतलब होता है रोमांच, इसका भी संबंध इससे नहीं होगा बिल्कुल। प्रोवोक की अगर बात करें, ये तो प्रोवोक का मतलब होता है साथियों भड़काना, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, उकसाने का सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन अगर हम सीज की बात करते हैं, सीज का मतलब होता है साथियों रोकना, तो मैं कहूंगा उकसाना और रोकना ये आपस में साथियों एंटोनिम है। यानी कि एराउस का एंटोनिम क्या जाकर बनेगा साथियों? सीज बनेगा, और सीज आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन से वर्ड की आपको स्पेलिंग सही नहीं लग रही है? ये बात आपसे साथियों पूछी जा रही है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं स्पेशलिस्ट की, स्पेशलिस्ट का मतलब होता है साथियों विशेषज्ञ, इसकी स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है, आप लोग देख लीजिए। इंक्रीमेंट की अगर बात करें, इंक्रीमेंट का मतलब होता है साथियों बढ़ाना, तो इसकी भी स्पेलिंग सही है। उसके अलावा साथियों अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी वाला लिखा हुआ है ना, एक्सप्लोरेशन लिखा हुआ है साथियों, एक्सप्लोरेशन की अगर बात करें, ये सही नहीं है, एक्सप्लोरेशन होना चाहिए। कैसे लिखा जाता है? EXPLORATION, एक्सप्लोरेशन होता है साथियों, जो कि ये वाला सही होगा। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है? खोज करना, अन्वेषण करना, है ना। तो कुल मिला के ये आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि इस वर्ड की स्पेलिंग गलत थी। सही स्पेलिंग कैसी है वो भी साथियों मैंने आपको बता दिया। रेडिक्यूशियस की स्पेलिंग भी यहाँ पर बिल्कुल, रेडिक्यूलस की स्पेलिंग भी यहाँ पर बिल्कुल सही लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि मार्कअप। मार्कअप का आपसे पूछा जा रहा है साथियों ईडियम, ईडियम है ये, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, सामूहिक कीमत बढ़ना। क्या मार्कअप का मतलब होता है साथियों कीमत बढ़ना? तो इन चारों ऑप्शन में से किसका मतलब होता है कीमत बढ़ना? पुट ए क्लियर लेबल का मतलब होता है कीमत बढ़ना? नहीं। एक्सीडेंटली स्टेन का मतलब कीमत बढ़ना होता है? नहीं। डेलिबरेटली स्मेयर का मतलब होता है कीमत बढ़ना? नहीं। इंक्रीज द प्राइस का मतलब होता है साथियों कीमत बढ़ना। तो मैं कहूंगा मार्कअप का मतलब क्या हो जाएगा? इंक्रीज द प्राइस हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि स्काउर का आपको साथियों एक वर्ड यहां पर दे रखा है स्काउर, इसका आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है साथियों? सेम मीनिंग इसका मतलब होता है। तो स्काउर का मतलब क्या होता है? देखिए किसी भी चीज को हम मांझते हैं ना, तो उसको कहते हैं मांझना। तो इसका सिनोनिम साथियों क्या होगा? मार्क, मार्क का मतलब होता है साथियों निशान वगैरह लगाना, तो ये तो नहीं होगा सिनोनिम। स्क्रब की अगर बात करें, स्क्रब का मतलब क्या होता है? स्क्रब का मतलब होता है कहीं ना कहीं साथियों साफ करना, किसी चीज को साफ करना, या स्क्रब रगड़ना या मांझना भी हम लोग कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्काउर का जो सिनोनिम वर्ड होगा वो स्क्रब होगा। स्क्रब आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। स्पॉट हो नहीं सकता, धब्बा इसका मतलब होता है, डेटी का मतलब गंदा होता है। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको साथियों इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी कि आपको सही नहीं लग रही है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करते हैं इंसिडेंटली की, तो इंसिडेंटली की स्पेलिंग तो सही लग रही है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगी। इंसिडेंटली बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है ना। उसके अलावा प्यूरिफाई की साथ तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये भी, इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। उसके अलावा कॉमर्शियली की अगर बात करें, कॉमर्शियली की स्पेलिंग कैसे होती है साथियों? COMM और उसके बाद ERCIALLY, है ना। तो यहां पर साथियों जो 2 बार आर है वो 1 बार आर आएगा, 2 बार नहीं आएगा। कॉमर्शियली की अगर बात करें 2 बार इसमें आर दिया गया, जो कि गलत है, 1 बार आर आएगा। अच्छा, पॉसिबिलिटी की भी स्पेलिंग यहां पर बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए जिस टाइप के जितने भी सवाल आपसे एमटीएस के एग्जाम में पिछले सालों में पूछे गए हैं, मैं आपको वो भी पढ़ाता रहूंगा। आपके एग्जाम में कौन कौन से नए नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आपको वो भी पढ़ाता रहूंगा। और जो आपको प्रैक्टिस के तौर पर साथियों पढ़ना चाहिए, यानी कि कुल मिला के अभी आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको सबसे पहले पढ़ना है, जिन जिन टॉपिक से जिस जिस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, मैं आपको सिर्फ वही करवा रहा हूं।
मैं इधर उधर का कुछ नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो एसएससी एमटीएस का लेवल है, जिस लेवल के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और जैसे सवाल पूछे वो पढ़ा रहा हूं। तो इसलिए आप बिल्कुल संतुष्टि से पढ़िए साथियों, कि ऐसा नहीं कि इससे बाहर आपका पेपर आ जाए। पेपर आपका 85 से 90% इन्हीं क्लासेस से आएगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं। ठीक है ना? तो आप पूरी उम्मीद से पढ़ें कि भाई आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल आपका सातु सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। लेकिन आप में मेहनत करने में कोई कसर नहीं होना चाहिए साथियों। ठीक है ना? डेली मैं कोशिश करूंगा कि एमटीएस की एक क्लास दूं, लेकिन एक क्लास में इतना निचोड़ आपके लिए डाल दूं सिलेबस का कि वो आपके लिए साथियों काफी हो। तो इस क्लास को आप लोग मिस ना किया कीजिए, डेली किया कीजिए। अब मैंने दोबारा तरीके से साथियों आपकी जो, क्योंकि एग्जाम डेट्स वगैरह आ चुकी हैं, तो दोबारा से आपकी तैयारी को स्टार्टअप कर दिया है। चलिए, तो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटली सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि डेंस का आपसे पूछा जा रहा है कि सिनोनिम क्या होगा, यानी कि इसका सेम मीनिंग क्या होगा। तो डेंस का मतलब क्या होता है साथियों? घना, कोई चीज घनी है या कोई चीज सघन है तो उसको हम लोग कह सकते हैं। अब आपको यहां पर बताना है, देखिए सॉफ्ट का मतलब तो मुलायम होता है, ये तो इसका सिनोनिम हो नहीं पाएगा सघन का। फास्ट मतलब तेज होता है, लो मतलब क्या, धीमा होता है। मैं कह सकता हूं थिक का मतलब क्या होता है, थिक का मतलब घना होता है। तो घना कह लो चाहे सघन कह लो, तो डेंस का सिनोनिम क्या हो जाएगा सातु, थिक हो जाएगा। थिक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब क्या है? यानी कि आपको एक सेंटेंस दे रखा है यहां से लेकर यहां तक, आपको इस पूरी लाइन का मतलब बताना है एक वर्ड में, यानी कि वन वर्ड में। इसको कहा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? चलिए, तो कह रहे हैं कि एक काइंड ऑफ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक। ठीक है ना? मतलब इसका क्या होगा, जिसे बदला ना जा सके। ए काइंड ऑफ डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, जिसको वापस ना किया जा सके या जिसको बदला ना जा सके, उसको क्या कहा जाता है? उसको साथियों यहां पर आप लोग याद रखेंगे, इरेवोकेबल उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको बदला ना जा सके उसको इरेवोकेबल कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन का आपका जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर साथियों सी के साथ जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि कहा जा रहा है सातु द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड कर रहे हैं कि दैट दे माइट बी। अब यहां पर खाली जगह में आपको बताने कौन सा यहां पर सातु वर्ड जो है ना वो आ सकता है। दे माइट बी टू स्टे अप लेट, यानी कि देर तक जागने की उनको दी जानी चाहिए। क्या सेंटेंस दी जानी चाहिए? अप्रूव्ड, एडमिटेड, परमिटेड। मैं कहूंगा परमिटेड दी जा रही है, यानी कि परमिशन दी जानी चाहिए। ये चिल्ड्रन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको देर रात तक जागने की परमिशन दी जानी चाहिए, तो परमिटेड यहां पर आ जाएगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए एक वर्ड आपको यहां पर दे रखा है क्लमसी, इसका आपसे पूछा जा रहा है कि एंटोनिम सातु यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। तो क्लमसी की अगर बात करें, क्लमसी का मतलब क्या होता है? क्लमसी का मतलब होता है सातु गंदा। अब इसका एंटोनिम की बात करें या विलोम की बात करें, क्या हो जाएगा सातु? ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है सातु? सुंदर होता है। विलफुल की अगर बात करें, विलफुल का मतलब तो जानबूझकर होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। स्टबर्न की अगर बात करें, इसका मतलब जिद्दी होते हुए नहीं होगा। ऑकवर्ड की अगर बात करें, इसका मतलब भद्दा होता है। तो कहीं ना कहीं गंदा का जो एंटोनिम होगा वो सुंदर ही हो जाएगा, यानी कि ग्लम्सी का एंटोनिम ग्रेसफुल ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है साथियों बेटरमेंट का। तो बेटरमेंट की अगर बात करें, बेटरमेंट का मतलब क्या होता है साथियों? किसी भी चीज में कोई अगर सुधार किया जा रहा है उसको कहा जाता है साथियों बेटरमेंट, या उन्नति को भी हम लोग कभी कभी कहते हैं साथियों बेटरमेंट। ठीक है ना? तो इसका उल्टा मीनिंग आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो प्रॉस्पेरिटी होगा। प्रॉस्पेरिटी की अगर बात करें नहीं होगा। उसके अलावा साथियों डेटेरियोरेशन होगा। डेटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है साथियों? खराबी, यानी कि किसी चीज में अगर कोई खराबी हो रही है या किसी चीज में कोई सुधार हो रहा है, तो ये दोनों आपस में एंटोनिम ही तो है, यानी कि बेटरमेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेटेरियोरेशन हो जाएगा। और यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, आपसे वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां पर दे रखा है। कहने कि ए टाइप ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली, यानी कि कुछ ऐसा मटेरियल है जो जल जाता हो, बहुत जल्दी से जल जाता हो, उसको क्या कहा जाता है साथों? आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, आप लोग फटाफट मुझे बताइए। उसको साथों इनफ्लेमेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनफ्लेमेबल कहा जाता है। इनफ्लेमेबल की अगर बात करें, इसको साथों हिंदी में क्या कहा जाता है? ज्वलनशील कहा जाता है ना? यानी कि जो बहुत तेजी से बहुत जल्दी जल जाए उसको ज्वलनशील कहा जाता है। उसके बाद देखिए ए प्लान और रूट,
टू बी फॉलोवेड ऑन ए जर्नी, यानी कि एक प्लान है कोई जो फॉलो किया जा रहा है एक जर्नी में, तो उसको साथियों क्या कहा जाएगा, ये आपको यहां पर कुल मिला के साथियों बताना है। उसको साथियों हम लोग कह सकते हैं इटनरेरी कहा जाता है। क्या इटनरेरी उसको कहा जाता है। इटनरेरी की अगर बात करें, हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो यात्रा का कार्यक्रम इसको हम लोग कहते हैं। क्या यात्रा का इसको कार्यक्रम कहा जाता है। तो कुल मिला के आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इफ आई विल मीट माई फ्रेंड टुडे, है ना, आई शैल गिव हिम दिस बुक। तो यहां पर आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर सातु कहां पर दिख रही है, फटाफट एक बार आप लोग मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर मीट्स होना चाहिए था, यानी कि इफ आई विल मीट्स, अगर मैं अपने फ्रेंड से मिलूंगी, है ना, आज मैं अपने फ्रेंड से मिलूंगी तो मैं उसको क्या देना चाहूंगी साथियों, ये बुक्स उसको देना चाहूंगी। तो कुल मिला के मीट नहीं मीट्स होना चाहिए था। दिक्कत कहां पर है, दिक्कत यहां पर है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए एंटोनिम आपको बताना है वॉलेटाइल का। वॉलेटाइल की अगर बात करें, वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है साथियों, अनिश्चित। क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है ना। तो इसका विलोम क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, निश्चित हो जाएगा। और निश्चित की इंग्लिश क्या है साथियों, सर्टेन, ये निश्चित की ही तो इंग्लिश है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही नहीं है। देखिए ओकेजन की स्पेलिंग साथियों बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है। ओकेजन का मतलब क्या होता है, अवसर। अगर यहां पर ऑक्यूरेंस की अगर बात करें, तो ऑक्यूरेंस की अगर बात करें, ये स्पेलिंग साथियों सही यहां पर नहीं, होना क्या चाहिए थी, OCCURR, यानी कि सिंगल आर नहीं आना चाहिए था, यहां पर 2 बार आर आना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। उसके अलावा साथियों ऑफरिंग की भी सही है, ऑक्शन की भी स्पेलिंग यहां पर सही है। ऑक्शन का मतलब क्या होता है, नीलाम करना। क्या इसका मतलब होता है साथियों, नीलाम करना इसका मतलब होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। द नेचर चैनल गिव्स ए लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर देखिए, तो बहुत ध्यान से साथियों इन सवालों को आप लोग देखिए और फटाफट आप लोग यहाँ पर मुझे साथियों बताते जाए। देखिए नेचर चैनल जो होते हैं ना, है ना, ये वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया मैं कह सकता हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है ग्रामेटिकल एरर, यानी कि आपको दिक्कत साथियों इसमें कहां पर लग रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो यहां पर लॉट्स नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ लॉट आएगा, यानी कि द नेचर चैनल गिव्स ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। तो यहां पर लॉट्स नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, लॉट आना चाहिए। तो दिक्कत इसमें ही है और यही आपका जवाब हो जाएगा। कहने के द गेस्ट वर अमेज्ड, यानी कि ये आश्चर्यचकित हो गए गेस्ट लोग, मेहमान लोग, एट द लोनली स्प्रेड ऑफ फूड, लाइट स्प्रेड ऑफ फूड, लकी स्प्रेड ऑफ फूड या लेविश स्प्रेड ऑफ फूड। लेविश का मतलब क्या होता है साथियों, खर्चा, खर्चीला, यानी कि वो देखकर चौंक गए कि भाई फूड तो बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, मतलब फूड पर, खाने पीने की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्च किया गया है, इसलिए गेस्ट इसको देखकर अमेज्ड हो गए। तो यहाँ पर लेविश ही आएगा, लेविश आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहे हैं कि इट लुक्स एज इफ इट माइट रेन टुनाइट एज द स्काई इज। स्काई इज के आगे आपको बताना है साथियों यहां पर क्या आएगा। देखिए यहां पर क्या आना चाहिए, ओवर जॉयड आना चाहिए, ओवर ड्यू, ओवर साइज आना चाहिए या ओवरकास्ट आना चाहिए। यहां पर मैं कहूंगा ओवरकास्ट आना चाहिए। ओवरकास्ट की अगर बात करें मतलब क्या होता है साथियों, बादल युक्त, यानी कि आसमान की अगर बात करें, आसमान कैसा है, आसमान बादल युक्त है, यानी कि उस पर बादल छाए हुए हैं आसमान पर। तो कहने कि ऐसा लग रहा है, इट लुक्स एज इफ, ऐसा लग रहा है आसमान में बादल छाए होने की वजह से आज रात बारिश हो सकती है। तो इसका मतलब ये होगा, तो आसमान बादल से युक्त है तभी ऐसा लग रहा है, तो यहां पर ओवरकास्ट ही आपका आएगा। आंसर आपका क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सवाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है स्टेडी वर्ड यहां पर दे रखा है और आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। स्टेडी का मतलब क्या होता है, स्टेडी का मतलब होता है साथियों स्थिर, कोई चीज स्थिर है उसको कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, स्टेबल इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी वही स्थायी ही होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं कि ईडियम एक दे रखा है, टू बीट द क्लॉक। तो टू बीट द क्लॉक का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई काम अगर आपने समय के अंदर पूरा कर लिया तो उसको कहा जाता है टू बीट द क्लॉक।
है ना, समय के अंदर काम पूरा कर लेने को टू बीट द क्लॉक कहते हैं। तो मुझे बताइए, टू ब्रैग अबाउट वन सेल्फ कहेंगे नहीं, टू परफॉर्म ए टास्क विद इन दैट टाइम लिमिट कहेंगे, बिल्कुल सही साथी, यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्टडी। स्टडी का अब क्या पूछा जा रहा है साथों, सिनोनिम पूछा जा रहा है। स्टडी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले साथों आप लोग ये बताइए। देखिए स्टडी की अगर बात करें, अगर कोई चीज बहुत मजबूत है ना, उसको कहा जाता है साथों स्टडी। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, अनहेल्दी तो नहीं होगा। डेलिकेट की अगर बात करें, डेलिकेट भी साथों नहीं होगा। और टफ की अगर बात करें साथों, टफ या एक्टिव, मैं कहूंगा साथों टफ हो जाएगा। टफ का मतलब भी तो वही उसी टाइप का कुछ होता है साथियों, कि कोई चीज अगर कठोर है या कोई चीज सख्त है तो कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो स्टडी का कहीं ना कहीं साथियों सिनोनिम जो होगा वो टफ होगा, और टफ आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए एक ईडियम आपको दे रखा है, आपसे कह रहे हैं कि एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स, है ना। तो इसका मतलब पता क्या होता है साथियों, एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स। इस ईडियम का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा जो मूर्ख होता है ना, उसको कहा जाता है। तो मूर्ख तो एक्सट्रीमली स्टूपिड होगा, एक्सट्रीमली अगली नहीं होगा, एंग्री नहीं होगा, इंटेलिजेंस नहीं होगा, यानी कि एक्सट्रीमली स्टूपिड होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि तुकाराम सेड दैट स्केलिंग एवरी माउंटेन पीक हैज इट्स ऑन। तो ऑन के बाद आपको बताना है साथों यहां पर क्या आ सकता है, फटाफट आप लोग बताइए। देखिए तुकाराम ने कहा कि जो जैसे कि एवरी माउंटेन, यानी कि जो हर पर्वत शिखर है, एवरी माउंटेन पीक, हर पर्वत शिखर की अगर बात करें, इस पर चढ़ने की अपनी होती हैं, चढ़ने की अपनी होती हैं। क्या चेक्स होती नहीं, बर्डन्स अपने चढ़ने का होता नहीं, चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां होती हैं। यानी कि तुकाराम का कहना है कि हर पर्वत शिखर पर चढ़ने की अपनी चुनौतियां होती हैं, तो चैलेंजेस यहां पर आएगा, चुनौतियां। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करके सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताने कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको सही नहीं लग रही है साथियों, बताइए। होटल, स्टेन, मटर, गार्ड, तो सही है। होटल ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, होटल आपका, होटल की अगर बात करें, होटल ऐसे लिखा जाता है, HOTEL आएगा, ए नहीं आएगा, तो ये वाला आपका वर्ड गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है, फिर से वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको दे रखा है, ए पर्सन हु नेवर एल्कोहल ड्रिंक्स, यानी कि जो एल्कोहल को नहीं पीता है, कभी नहीं पीता है, एक ऐसा बंदा, उसको क्या कहा जाता है, उसको टी टॉलर कहा जाता है। तो टी टॉलर उसको कहा जाता है, टी टॉलर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो अब आपके सामने साथियों यहां पर अगर बात करें तो रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन रीजनिंग के सवालों को भी साथियों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिए। रीजनिंग की ये सबसे टॉप लेवल के साथियों सवाल मैंने यहां पर लिए हैं। चलिए तो रीजनिंग का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि आपके सामने जो आरेख है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे सही रहेगा, ये आपको साथियों यहां पर बताना है। देखिए अगर हम बात करते हैं मक्का चावल भोजन के लिए, क्या ये सही रहेगा? चमेली फूल अंडे के लिए क्या ये सही रहेगा? पानी द्रव गैस के लिए सही रहेगा? या गुलाब कुमुदिनी फूल के लिए सही रहेगा? मुझे लगता है चमेली फूल अंडे के लिए सही रहेगा। कैसे सही रहेगा साथियों? ये हो जाएगा आपका फूल बड़ा वाला, और फूल के अंदर क्या आ जाएगा साथियों? चमेली आ जाएगा, क्योंकि चमेली एक फूल है और अंडा एक अलग चीज है, तो अंडा साथियों यहां पर आपका यहां पर आ जाएगा। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि कुल्हाड़ी का काटने से वही संबंध है जो छलनी का किससे है? छलनी का संबंध छानने से है, पकड़ने से है, लौ से है, या पीसने? तो मैं कहूँ कुल्हाड़ी काटती है और छलनी छानती है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, नंबर सीरीज का सवाल है। कह रहे कि 27 है, 32 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद सातों 57 है, और फिर सातों 77 है। तो अगला नंबर यहां पर सातों क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले 27 से अगर 32 पर जाए तो मेरे हिसाब से 5 यहां पर बड़ा है। 32 से अगर 42 पर जाए तो 10 बड़ा है, और 42 से 57 जाए तो पूरा 15 बड़ा, और यहां पर सातों 20 बड़ा है। तो जाहिर सी बात है बच्चा बता देगा कि यहां पर 25 बढ़ेगा। तो 77 और 25 कितना होता है? मैं कहूंगा सातों 102 होता है। और 102 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपके सामने सातों कथन है और आपके सामने निष्कर्ष है। कथन के अनुसार आपको बताना है कि इन दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष यहां पर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए साथियों पहला सवाल की अगर बात, पहला नहीं है तो चौथा सवाल है। कह रहे कि कुछ ट्रॉली बैग बैकपैक हैं, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, ये आपके ट्रॉली बैग हो गए, है ना, ट्रॉली बैग हो गए। चलिए थोड़ा सा बड़ा बना लूं ताकि आपको अच्छे तरीके से यहां पर दिखे। क्या कहा जा रहा है साथियों? कुछ ट्रॉली बैग, है ना,
पूरा नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं साथियों, लिख करके आपके अच्छे समझ में। आप जब एग्जाम करिए तो शॉर्टकट में लिखेगा। कुछ ट्रॉली बैग बैकपैक हैं, तो मान लीजिए इतने ट्रॉली बैग क्या हो जाए साथियों, बैकपैक हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी लाइन देखिए, कुछ बैकपैक सूटकेस हैं, यानी कि इतने बैकपैक साथियों क्या हो गए, सूटकेस हो गए, ठीक है। कह रहे कि सभी सूटकेस जो है ना, ये क्या है, सभी सूटकेस साथियों बैग है, ठीक है। अब कथन हो गया, अब निष्कर्ष को पढ़ के बताइए कौन सा निष्कर्ष साथियों सही है आपका, कौन सा निष्कर्ष गलत है। यानी कि कम से कम कुछ बैकपैक बैग हैं, बैकपैक बैग हैं, बिल्कुल इतने बैकपैक बैग हो जाएंगे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ बैग सूटकेस हैं, कुछ बैग सूटकेस हैं, ये भी बिल्कुल सही है साथियों। इतने बैग सूटकेस हैं, ये भी सही है, यानी कि दोनों ही बिल्कुल सही है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि 17 है, 18 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद साथियों 23 है, और फिर 7 आ गया है, और फिर एकदम से 32 आ गया, और फिर एकदम से -4 आ गया है। तो यहां पर साथियों आपको बताना है क्या आ सकता है, फटाफट थोड़ा सा ध्यान लगाकर मुझे आप लोग बताइए। देखिए सबसे पहले अगर यहां पर बात करें, एक यहां पर बड़ा है, साफ साफ नजर आ रहा है। अच्छा, यहां पर घटा दिया गया है, 4 घटा दिया गया है। अब फिर से यहां पर बढ़ा दिया गया, क्या माइनस का 9 सॉरी 9 बढ़ाया गया ना, तो प्लस लगाइए, माइनस क्यों लगा दिया मैंने, कोई बात नहीं। अब यहां पर कितना घटा दिया गया, 23 में से अगर 7 आप घटाओगे तो 16, यानी कि 16 घटा दिया गया। अब अगर यहां पर हम बात करें 7 से एकदम से 32 हो गया, तो मेरे हिसाब से 25 यहां पर साथियों बढ़ाया गया है, 25 बढ़ा दिया गया। अब यहां पर क्या किया गया, ये तो 32 से -4 आ गया, 32 से -4 के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा 36 का डिफरेंस, क्योंकि 32 तो यही है, और फिर 0 के बाद स्टार्ट हुआ है साथियों, 0 फिर -1 -2 -3 -4, तो 32 वो और 4 ये 36 का डिफरेंस हुआ, यानी कि 36 इसमें से घटाया गया। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, 1 4 9 16 25 36, ये 1 का स्क्वायर मान लीजिए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर आएगा, यानी कि आएगा तो 49, लेकिन प्लस का आएगा, माइनस का आएगा। देखिए सबसे पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, तो अब प्लस हो जाएगा, यानी कि -4 और 49 कितना होता है। तो -4 और 49 की अगर बात करें तो साथियों कितना होता है, मैं कहूंगा 45 होता है। 45 कैसे होता है, थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो साथियों आपको यहां पर मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि हमें 1 तक आने में ही 4 नंबर हमने काउंट करते हैं। देखिए -4 -3 -2 -1, और फिर साथियों यहां पर आगे चलेंगे हम लोग। तो कुल मिला के साथियों 45 आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, और ये प्लस का 45 आएगा, माइनस का 45 नहीं आएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, ABCDEFGH, एक वृत्ताकार मेज के परितः एक दूसरे के समान दूरी पर इसी क्रम में दक्षिणावर्त साथियों बैठे। देखिए दक्षिणावर्त का मतलब मैं आपको बता देता हूं, 2 शब्द होते हैं, एक होता है साथियों दक्षिणावर्त, और एक शब्द होता है साथियों वामावर्त। दक्षिणावर्त की अगर बात करें इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है साथियों क्लॉकवाइज। क्या इसका मतलब होता है, क्लॉकवाइज, और इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर मान लीजिए आप ऐसे चल रहे हैं 1 2 3 4, तो ये आप चलेंगे क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त चलेंगे। तो यहां पर क्या मतलब होगा इसका मतलब ये होगा जिसके ABCDEF ऐसे करके। लेकिन अगर वामावर्त कहता है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज कहता, तो फिर हम कैसे चलाते साथियों, यहां पर ABCDEFGH, फिर ऐसे हम चलाते। तो समझ गए साथियों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त और दक्षिणावर्त का मतलब। अब सवाल की शुरुआत हम लोग करते हैं। कितने लोग हैं साथियों, 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 लोग की बैठने की यहां पर जगह हम लोगों ने बना ली। कहने के सभी लोग दक्षिणावर्त बैठे हैं, और सभी का मुंह मेज की ओर है, सभी का मुंह केंद्र की ओर है। कह रहे कि यदि ई उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा हुआ है, देखिए उत्तर पश्चिम क्या होगा, ये हो जाएगा आपका उत्तर, और ये हो जाएगा पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम क्या होगा, ये होगा, यानी कि वो यहां पर बैठा हुआ है ई। तो ई मैं कहूंगा सातु कहां पर बैठा है, ई यहां पर बैठा है। अब सबको आपको दक्षिणावर्त बैठाना है। दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है सातु, क्लॉकवाइज। तो कुल मिला के अगर बात करें, अब यहां पर ई है, तो ई के बाद क्या आता है सातु, एफ आता है, उसके बाद क्या आता है, जी आता है, उसके बाद क्या आता है सातु, एच आता है। एच तक ही लोग हैं। अब उससे पहले क्या बनेगा साथियों, ई से पहले क्या आ जाएगा, डी, उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा, सी, फिर बी, और फिर साथियों ए। देखिए क्लॉकवाइज हुआ है ये, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसी को तो क्लॉकवाइज कहेंगे, है ना। कह रहे कि तो जी का मुंह किस दिशा में, तो जी किधर है साथियों, जी आपका इधर है। जी का मुंह किस दिशा में, जी का मुंह इस दिशा में मैं कहूंगा।
क्योंकि ये जी है तो ये कौन सी दिशा कहलाई जाती है, ये कौन सी दिशा कहलाई जाती है, ये दक्षिण और पश्चिम कहलाई जाती है। तो दक्षिण पश्चिम कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से साथियों देखिएगा इस सवाल को। कह रहे कि पूजा गुलाब की इकलौती बहन है, केशव और सुमेर भाई भाई हैं, गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है, सुमेर सोनू का ससुर है। तो पूजा का सोनू से क्या संबंध होगा, यानी कि सोनू क्या कहेगा साथियों पूजा को। देखिए सबसे पहली बात कही गई कि गुलाब की इकलौती बहन कौन है साथियों, पूजा है। तो गुलाब की इकलौती बहन पूजा मान लेते, लिख लेते हैं साथियों इसको कि गुलाब जो है ना इसकी एक इकलौती बहन है साथियों पूजा, ठीक है ना। ये महिला हो जाएंगे, ये पुरुष हो जाएंगे, महिला के लिए माइनस और पुरुष के लिए साथियों प्लस लिख लिया। कह रहे कि केशव और सुमेर भाई हैं, अभी नहीं है, अभी हमें वो लाइन सॉल्व करना है जिसमें गुलाब का जिक्र है या पूजा का जिक्र है, इसलिए इस लाइन को अभी हम स्किप कर देते हैं। कह रहे अब देखिए गुलाब का जिक्र यहां पर आ गया, तो गुलाब जो है ना, गुलाब ये केशव का इकलौता भतीजा है। केशव का इकलौता भतीजा, भतीजा क्या होता है, भाई का लड़का। तो मैं कहूंगा केशव की अगर बात करें, केशव का कोई भाई होगा, मान लीजिए केशव का भाई ये हो गया, उस भाई का बेटा होगा साथियों गुलाब, तभी तो केशव का भतीजा हो पाएगा साथियों गुलाब। अच्छा यहां पर एक बात कही जा रही थी कि केशव और सुमेर भाई भाई हैं, तो क्या पता साथियों केशव और सुमेर, सुमेर यहां पर आ जाए, है ना, क्योंकि केशव सुमेर भाई भाई हैं, इनका बेटा गुलाब है। मैं कहूंगा सुमेर के दो बच्चे हैं, एक गुलाब है और एक पूजा है, और सुमेर का एक भाई है केशव। उसके बाद देखिए कह रहे कि सुमेर सोनू का ससुर है, यानी कि ये जो सुमेर है ना सोनू का ससुर है। तो सोनू पता कौन होगा साथियों, पूजा का पति होगा। सॉरी, सोनू की अगर बात करें तो सोनू की अगर बात करें, सोनू कौन होगा, पूजा का पति होगा। तब क्योंकि पूजा के पिता सुमेर हैं, तभी तो साथियों ये चीज सॉल्व हो पाई कि सुमेर जो है ना सोनू का ससुर है, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहे कि पूजा का सोनू से क्या संबंध है, तो पूजा का सोनू से क्या संबंध है, यानी कि सोनू क्या कहेगा पूजा को, तो सोनू तो साथियों पत्नी कहेगा। तो पत्नी कहेगा, पत्नी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कहेंगे साथियों 72 है, 6 है, उसके बाद 7 से यहां पर साथियों कौन सा नंबर बनाया गया है ये आपको बताना है। उसी प्रकार अगर बात करते हैं साथियों यहां पर 128 से 8 बनाया गया। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास ये है कि 6 से 72 कैसे बनाया गया है और 8 से 128 कैसे बनाया गया है, फिर हम 7 से जो नंबर बनेगा वो हम बना देंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या ये साथियों कट रहा है, 6 कम 6, 6 दूना 12, ये क्या कट रहा है, देखिए एक बार 8 कम 8, 8 6 48, ऐसे ऐसे आ रहा है। तो एक काम साथियों आप ये कर सकते हैं, अगर हम 6 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर करें तो साथियों 36 आता है। अगर हम 36 का डबल कर दें, 36 दूना 72 होता है। देखिए क्या यहां पर भी ये बन रहा है। अगर हम 8 का स्क्वायर करें तो साथियों कितना 64 बनता है। अगर हम 64 की गुणा 2 से कर दें तो 128 आता है, बिल्कुल सही। यानी कि यहां पर भी हमें वही करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 का डबल कितना होता है 18 हो जाएगा, साथियों 98 हो जाएगा। तो क्या 98 यहां पर आएगा, अगर ऑप्शन में 98 है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है। और बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख चुका है 98, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, मैथ्स के क्वेश्चन अब आपके सामने से गुजरेंगे, है ना। चलिए तो आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होगा। यानी कि कुल मिला के आपसे पूछा क्या रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि शंकु का आयतन कितना होता होगा। तो सबसे पहली बात तो शंकु का आपको सातों सूत्र मालूम होना चाहिए। शंकु का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अच्छा यहां पर अगर बात करें, देखिए 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का जिक्र किया गया है ना, इसको काटे जा सकने वाले लंबवृत्तीय शंकु की बात की गई है। तो देखिए 1/3 की अगर बात करें तो ये आ जाएगा, पाई की वैल्यू साथियों क्या हो जाएगी 22/7 हो जाएगी। अच्छा आर यहां पर क्या, एच तो हम मान सकते हैं साथियों कि एच बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर है, लेकिन आर की अगर बात करें त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि त्रिज्या क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। तो यहां पर आर है यानी कि 6 × 6 आ जाएगा, और ऊंचाई कितनी है साथियों 12 सेंटीमीटर कहलाई जाएगी। तो इसको आपको साथियों कैलकुलेट करना है। 3 से कट करेंगे साथियों 2 आ जाएगा। अब ऊपर क्या आ जाएगा 22 दूना साथियों यहां पर अगर बात करें 44 आ गया, और 12 छंग आपका कितना आ गया साथियों 72 आ गया। इसको 7 से एक बार कट कर लीजिए आप लोग, तो 7 छंग आपका कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और 2 बचेगा, पॉइंट लगे 0, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा। तो 6.2 की आपको किससे कराना है 72 से कराना है। तो 72 की गुणा साथियों 62 से करा लीजिए, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, 4 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, है ना, 43 आ जाएगा, 4 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया। तो कुल मिला के 44.64 करके कुछ आंसर आपका आएगा, है ना।
चलिए देखिए कुछ मिस्टेक तो नहीं। अच्छा ये 1/6 बाकी तो है ना, ये 1/6 बाकी है, तो इसको भी फिर साथियों अब क्या करा लीजिए, नहीं तो हो गया था साथियों। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, 1/3 22/7 6 × 6 12, 3 से कट किया तो ये 2 आया। अच्छा ये 2 बाकी है ना, क्या बाकी है साथियों, 2 बाकी है, नहीं ये भी हो चुका था। 22 दूना 44 हो गया और 12 पंजे 60 12 छंग 72 हो गया। तो 72 की गुणा आपको 44 से कराई, बटे में क्या आया 7 आया। तो दिक्कत कहां पर हो रही है, देखिए अगर 7 से इसको कट कराएं, 7 छंग 42 2 बचेगा है ना, पॉइंट लगा 0 7 दूना 14। एक काम करिए इसको आप 3 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये लगभग 21 के बराबर है। तो अगर मैं कैलकुलेटर की मदद से सातों करा लूँ एक बार, क्या 6.3 गुणा किसकी कराना है, 72 की कराना है, 7 2 72, तो लगभग सातों कितना आएगा। और मैंने यहां पर 1 नंबर के बाद पॉइंट, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाया है 1 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। तो कुल मिला के साथियों लगभग 453.6 करके आपका जवाब आएगा। 453.6 तो नहीं है, 452.57 है, यानी कि लगभग इसके आसपास आपका नंबर है। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। गलती यहां पर हो गई थी, मैंने 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दी, जबकि यहां पर जब 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, चीज आपको समझ में आ गई, सवाल का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उसके बाद देखिए सिंपलीफिकेशन का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसको मैं लिख देता हूं सातों, ये सही नहीं है। देखिए 96 - 4 ऑफ है, उसके बाद ब्रैकेट 18 - 13 है, 18 - 13 है, और प्लस आपका 4 × 7 है। इसको आपको एक बार कैलकुलेट करके मुझे बताना है कि आपका जवाब होगा। देखिए सबसे पहले अगर बात करें 96 आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब यहां से 18 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 14 15 16 17 18, यानी कि 5 बचेगा। 5 की गुणा 4 से हो जाएगी, 5 चौक आपका 20, यानी कि 20 आ जाएगा, और 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 96 में से 20 को घटाइए साथियों, कितना बचेगा, मैं कहूंगा 76 बचेगा। 76 + 28 कितना होता है, तो मैं कह सकता हूं साथियों कितना होता है, 104 होता है। 104 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कह सकता हूं कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सवाल आपके सामने जो आया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है साथियों जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित, सिर्फ प्रतिशत वगैरह बदलेंगे, नाम वगैरह बदले जाएंगे, बाकी चीजें कॉन्सेप्ट पूरा साथियों वही होगा। चलिए तो अब इस सवाल की अगर बात करें, आपसे कहा जा रहा है कि रेशमा अपनी आय का 84% खर्च करती है। देखिए मान लेते हैं साथियों रेशमा की आय अभी कितनी है, अभी उसकी आय 100 रुपए है, हम 100 ही मानेंगे, और वो 84% खर्च कर लेती है, तो अभी उसकी बचत कितनी हो जाती है ना, बचत कितनी हो जाती है भाई, 100 में से 84 खर्चा कर लेती है साथियों, 16 रुपए की उसकी बचत हो जाती है। इतनी बात साथियों क्लियर है, ठीक है। कहने के उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है। जब इसकी आय में 30% की वृद्धि होती है तो इसकी आय कितनी हो जाएगी, 130% हो जाएगी, ठीक है। करेंगे, और बचत में 40% की वृद्धि करती है। अच्छा इसमें 40% की वृद्धि करेगी तो ये कितना हो जाएगी, इसका 16 का 140/100 आपको निकाल लेना है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए 20 सत्ते और 20 पंजे हो जाएगा। 5 से अगर कट करेंगे, मैं यहां पर साइड में कट कर लेता हूं क्योंकि यहां पर फ्रेश एकदम लिख देंगे। देखिए 16 × सत्ते और पंजे, 5 से अगर कट करेंगे, 5 × 15 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 32.7 की आप लोग गुणा कर दीजिए, यहां पर 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। 7 दूना 14 हो, 7 21 और 22, यानी कि 22.4 यहां पर आ जाएगा। तो 22.4 आपका यहां पर आ गया। चीज आप लोग समझ रहे हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेसिक है साथियों। कह रहे कि रेशमा की आय 84% खर्च हो जाती है। मान लीजिए 100 उसकी आय थी, 84 खर्च हो जाती है, तो उसकी बचत कितनी बचेगी, 16 बचेगी। कहने कि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है। आय 100 थी, 30% की वृद्धि कर दी, यानी कि 130 हो गई। कहने और बचत में 40% की वृद्धि कर दी। बचत उसकी 16 आई थी, तो 16 की 140% निकाल लीजिए, 22.4 आ गई। तो कहने कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए उसके खर्च में कितने प्रतिशत की साथियों वृद्धि होगी, ये बात यहां पर आपसे पूछी जा रही है। खर्च कैसे निकालते हैं, अगर हम आय में से बचत को घटा दे तो साथियों हमारा खर्च निकल जाता है। अच्छा आय कितनी है, 130 है, ठीक है। बचत कितनी है साथियों, बचत आपकी ये 22.4 है, 22.4 है। तो इसको जरा सबसे पहले आप लोग घटाइए, कितना साथियों खर्च आपका निकलेगा। खर्च अगर 130 में से 22.4 अगर हम लोग यहां पर घटाए तो 0.6
701 इतना आपका सातों क्या निकलेगा, खर्च निकलेगा। कोई बात नहीं। अच्छा, पहले अगर बात करते हैं खर्च, यहां पर बताया जा रहा था कि 84 खर्च उसका है, लेकिन अब जो खर्च निकला है वो 107.6 खर्च निकला है। तो बस साथियों, खर्च में कितने की वृद्धि हुई है, 84 से 107 खर्च हो गया है। तो इसको प्रतिशत में बदल दीजिए। प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, दोनों खर्चों को डिफरेंस करिए। सबसे पहले तो 0.6 माइनस 84 गुणा 100, इसको प्रतिशत में बदलना है ना। और इतना बड़ा है, किससे बड़ा है साथियों, 84 से बड़ा है, तो ये 84 आ जाएगा नीचे। बस इसको कैलकुलेट करा लीजिए, आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो अगर बात करते हैं साथियों, देखिए सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 107 में से आप घटाइए, 107.6 में से आपको कितना घटाना है, आपको 84 को घटाना है। तो यहां पर आएगा आपका 23.6 गुणा आपका 100 आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा सातु, 84 आ जाएगा। तो अब इस पॉइंट को हटाकर सातु नीचे आपका एक जीरो बढ़ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अब आपके सामने आ गया 2360 बटे 84 यहां पर आ गया है। तो 2360 और भाग कितना कर दीजिए, 84 कर दीजिए, लगभग आपका आंसर कितना आएगा, 28.09 आएगा। तो 28.09 कहां पर लिखा हुआ है, 28 पॉइंट करके कहां पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा 28.1 आपका जवाब हो जाए, क्योंकि 0.9 कह लो या 1 कह लो, कुल मिला के बात एक ही है। तो लगभग आपके सवाल का जवाब जो आ चुका है वो ऑप्शन नंबर डी आ चुका है। कॉन्सेप्ट समझ गए कैसे इस सवाल को करना है, तो ऐसे इस सवाल को करना है जैसे मैंने आपको बतलाया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी आपकी। आपसे कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई किसी धनराशि पर 3 वर्ष का मिश्रधन 715 है, उसके अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए मिश्रधन 990 है, तो धनराशि क्या होगी। देखिए 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है, अगर हम बात करते हैं यहां पर 3 वर्ष का मिश्रधन 715 है, और उसके अगले 5 वर्ष का मिश्रधन यानी कि इसके, तो मैं कहूंगा ये 8 वर्ष हो जाएगा। अगले 8 वर्ष अगले यानी कि उसके 3 वर्ष का मिश्रधन 715 है और 8 वर्ष का मिश्रधन कितना बताया गया, 990 बताया गया है। तो अगर हम सातों इनका डिफरेंस निकाले तो मैं कह सकता हूं, और इनका भी डिफरेंस निकाले तो हम कह सकते हैं कि हमें 5 वर्ष का सातों मालूम पड़ जाएगा। तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज के लिए हमें इन दोनों को घटाना होगा, तो 5 आ जाएगा और 11 में से 9 जाएगा, 2 बच जाएगा, सॉरी इसमें थोड़ी ना, 990 में से घटाना पड़ेगा। 990 में से 715 को घटा लीजिए, 990 में से 715 घटाएंगे सातों कितना आ जाएगा, 275 आ जाएगा, यानी कि 275 आपका जो आया है ये 5 वर्ष का मिश्रधन आया है। अगर मैं आपसे कहूं 1 वर्ष का मिश्रधन नहीं, साधारण ब्याज आया है। अगर मैं कहूं 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 5 से इसकी भाग करा लीजिए, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, यानी कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकला है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज सातु निकला है 55। अब यहां से सवाल आपका सॉल्यूशन शुरू होता है। देखिए आपसे कहा गया था कि 3 वर्ष का मिश्रधन इतना है और 1 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो अगर हम इसकी गुणा 3 से कर लेते हैं तो हमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। और वो साधारण ब्याज यानी कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज अगर हम इसमें से घटा लेते हैं तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। तो यही काम करिए साथियों, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 16 हो गया। यानी कि अगर हम 3 वर्ष के मिश्रधन में से जो कि 715 है, इसमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज अगर हम घटा देते हैं तो हमें साथियों वो धनराशि प्राप्त हो जाएगी, मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो 0 आएगा, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 5 आ जाएगा, और यहां पर अगर बात करें तो 5 आ जाएगा। तो धनराशि कितनी होगी साथियों, 550 होगी। और 550 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 19 संख्याओं का औसत 58 है, ठीक है, 19 संख्याएं हैं। अच्छा कह रहे हैं कि जो शुरू की 12 संख्याएं हैं, 19 संख्याएं हैं, शुरू की 12 संख्याओं का औसत 63.6 है, और जो अंतिम 8 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 55.1 है। यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर कहा गया है कि जो 19 टोटल 19 संख्या है इनका औसत 58 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 19 संख्याओं का कुल मिला के योग कितना होगा, तो 19 की गुणा आपको सातों 58 से करना होगी, है ना।
कोई दिक्कत नहीं साथ, 19 की गुणा 58 से करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1102 आ जाएगा, 1102 यहां पर साथियों आ जाएगा। कैलकुलेटर मेरे सामने रखा, मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि 58 की गुणा 19 से करेंगे समय लगेगा और उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, तो इसलिए मैंने उसकी मदद ले ली। ठीक है ना। तो 19 संख्याओं का अब हमें कुल मिला के योगफल पता चल गया है, 1102 है। अच्छा, यहां पर कहने की शुरू की 12 संख्याएं हैं, शुरू की 12 संख्याओं का औसत कितना है, 63.6 है। अगर मैं आपसे पूछूं शुरू की 12 संख्याओं का कुल मिला के योगफल कितना होगा, तो आपको गुणा कराना पड़ेगी साथियों 63.6 की गुणा 12 से, तो कितना आ जाएगा ये भी मैं आपको बतला देता हूं, 763.2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए टोटल 19 संख्याएं, 12 संख्याएं ये हो गई, तो मेरे हिसाब से साथियों अब 7 संख्याएं होना चाहिए, लेकिन ये 8 संख्याओं का औसत दे रखा है। कोई बात नहीं, 8 संख्याओं का औसत कितना है, 55.1 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 8 संख्याओं का, अंतिम 8 संख्याओं का कुल मिला के योगफल कितना होगा साथियों, तो 55.1 की गुणा 8 से कराए 440 आ जाएगा, 440.8 आ जाएगा, है ना। अब आप 12वीं संख्या अगर आपको निकालना है तो आप 1102 में से आप इन दोनों का योगफल को घटा दीजिए। ठीक है ना। किसका योगफल, 763.2 और साथियों 440.8, इनका योगफल घटा दीजिए 1102 में से, आपको वो संख्या पता चल जाएगी। उसके बाद हम अगला काम करेंगे। तो इसको प्लस करिए साथियों, कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा साथियों, ये आपका 12, यानी कि 1204 यहां पर आ जाएगा, है ना। 1204 अब आपको इसमें से, क्योंकि अब देखिए इसमें टोटल 20 संख्याएं हैं, 20 संख्याओं का योगफल ये है, और ये कितनी संख्याओं का, ये 19 संख्याओं का योगफल है। तो आप सबसे पहले साथियों क्या करिए, आप इसको ही साथियों यहां पर घटाने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो साथियों 1204 में से अगर 1102 को हम घटाएं तो कितना बचेगा साथियों, 102 बचेगा, है ना। ये 102 जो है ये 12वीं संख्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आ पाएगा। तो यदि 12वीं संख्या निकाल दी जाए किसके योग में से, ये जो 19 संख्याओं का योगफल है, यानी कि अगर 1102 में से साथियों 12वीं संख्या जो कि 102 है इसको निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। फिर शेष संख्या कितनी हो जाएंगी, क्योंकि एक संख्या तो आपने निकाल दी है, तो 19 में से 18 संख्याएं हो जाएंगी, उसका औसत आपसे पूछा जा रहा है। पहले इसको घटाइए साथियों आप लोग यहां पर, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा साथियों, 1000 आ जाएगा। तो 1000 जो बैठेगी 18 संख्याओं का योगफल बैठेगा, तो इनका औसत निकालना है, तो इसको आप क्या करा लीजिए, इसको आप साथियों कैलकुलेट यहां पर करा लीजिए। 2 से कट करोगे 500 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर साथियों और कट कराए तो 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 5 जाएगा फिर 50 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 5 बचेगा, यानी कि 55 सही 5/9 ये शेष संख्याओं का औसत होगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, 55 सही 5/9। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये साथियों क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए यहां पर अगर मैं आपको बता दूं, एसएससी एमटीएस की साथियों जब हम लोग यहां पर बात करते हैं, आपका जो पेपर है 2026 का, इस पेपर को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो अब मैं आपको साथियों डेली क्लास दूंगा, है ना। पहली बात तो मैं आपको यहां पर ये बता देना चाहता हूं साथियों कि ऑल क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑल क्लासेस का लिंक। तो उस पूरी प्लेलिस्ट की जितनी भी क्लासेस है उनको साथियों आप लोग देख डालिएगा। उसके अलावा साथियों जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में आपको वो पीडीएफ दी जा रही है, तो उस पीडीएफ को साथियों भी आप लोग एक बार जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि उसमें आपको साथियों वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो रीजनिंग के हैं, मैथ के हैं, इंग्लिश के हैं और जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के, वो सारी चीज़ें साथियों आपको वहां पर मिलेगी। उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सअप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और अब जितनी भी क्लासेज आए एमटीएस 2026 के लिए, उन सारी क्लासेस को आपको साथियों देखना है। तो मैं कहूँगा साथियों आप कमेंट सेक्शन में एक जय हिंद का कमेंट लिख दीजिएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ, तो शेयर भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।